नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे दिल्ली से, जहां पुलिस की स्पेशल टीम ने एक चीनी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। ये महिला लंबे समय से दिल्ली के ही मजनू का टीला नाम के इलाके में रह रही थी और इस महिला पर यह आरोप है कि ये खुद को नेपाली बताकर अपने चीनी नागरिक वाली पहचान छुपाती थी। महिला पर भारत में रहकर चीन के लिए जासूसी करने का आरोप लगा है और मजनू का टीला इलाके से यह महिला गिरफ्तार की गई, जो खुद को नेपाली नागरिक बताती रही। लेकिन पुलिस ने जब इससे नेपाली में बात करने को कहा तो वो नेपाली भाषा नहीं बोल पाई और उसका झूठ पकड़ा गया। शुरुआती पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस ने उसके खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज कर उसे आपराधिक तौर पर और आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ स्पेशल सेल समेत कई खुफिया एजेंसियां अलग अलग इस महिला से पूछताछ कर रही हैं और इस जांच में कुछ अहम खुलासे भी हो सकते हैं। पुलिस ने यह भी बताया है कि इस चीनी जासूस का नाम कोई रुओ है और वो नेपाली नागरिक डोलमा लामा बनकर मजनू का टीला इलाके में रह रही थी। रामनगरी एक बार फिर से सज धज कर दुल्हन बनने की तैयारी कर रही है और भव्य दीपोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। भव्य दीपोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने के बाद अब अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर घाटों की साफ सफाई और सुरक्षा समेत मरम्मत का कार्य पूरा कर लिया गया है। आपको बता दें कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए 17 लाख दिए जलाने हैं, जो कि ये दीपक अब राम की पौड़ी पर पहुंच रहे हैं। भव्य दीपोत्सव में आकर्षण का केंद्र बन रही उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की झांकियां 5 और सूचना विभाग की 11 झांकियों को निकाला जाएगा और ये झांकियां रामायण कालीन प्रसंगों और नारी शक्ति को अग्रसर होने वाली प्रेरणा पर आधारित होंगे। तो वहीं देश के प्रधानमंत्री इस बार दीपोत्सव में शामिल होने पर अयोध्या वासी और अयोध्या के साधु संतों में खुशी का माहौल दिख रहा है। पर्यटन विभाग की झांकियां हैं और उधर सूचना विभाग की बन रही है। पर्यटन विभाग की 5 झांकियां हैं और सूचना विभाग की 11 हैं टोटल। अच्छा, ये जो पर्यटन रामायण के कई कालखंड दिखाए गए हैं, बालकांड, आरण्य काल और रावण वध, ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। जी, ये आरटीओ ग्राउंड से और रामकथा पार्क तक जाएंगी। लगभग तैयारियां कंप्लीट हैं। 80% काम हो चुका है और फिनिशिंग वर्क चल रहा है। कल 5 झांकियों में मैंने बताया, जैसे काल हैं सारे रामायण। इसमें पर्यटन विभाग ने 5 नई झांकियाँ उच्च स्तरीय झांकियाँ बनाई हैं। ये झांकियाँ जो है पर्यटन विभाग अपनी तरफ से जोड़ेगा और 11 झांकियाँ सूचना विभाग तैयार कर रहा है। तो इन झांकियों को जो है हम लोग तैयार करवा रहे हैं। वो झांकियाँ जो है एनिमेशन पर तैयार करेंगे, जैसे कि भगवान राम तीर मार रहे हैं तो रावण को तीर लगते हुए दिखेगी। लक्ष्मण जी जैसे संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान जी जा रहे हैं लक्ष्मण जी के लिए, तो वो सीन एनिमेशन होकर दिखेगी। सुरसा के मुंह से हनुमान जी निकल रहे हैं तो वो भी चलती हुई सीन दिखेगी, जैसे कि एक लाइव दिखता है उस तरह का होगा। विदेशी मेहमानों को आमंत्रण जो है शासन स्तर से भेजा गया होगा। अभी जब तक कंफर्मेशन नहीं हो जाता कुछ। बरेली विकास प्राधिकरण के जेई एसपी सिंह धड़ल्ले से अवैध निर्माण करवा रहे हैं और बरेली के थाना सीबीगंज के जौहर पर हाईवे के किनारे इस अवैध फैक्ट्री का निर्माण करवाया गया है। जब एरिया के जेई एसपी सिंह से बातचीत की गई तो फैक्ट्री को देखने की जब बात कही गई तो बड़ा सवाल है कि बरेली विकास प्राधिकरण के जेई इतनी मेहरबानी आखिर क्यों दिखा रहे हैं कि राजस्व का नुकसान हो रहा है और अवैध निर्माण धड़ल्ले से चल रहा है। आपको बता दें, बीते कई दिनों से बरेली विकास प्राधिकरण शक के घेरे में है। कई सवाल उठ रहे हैं क्योंकि अवैध निर्माण की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है और जेई की नाक के नीचे से बरेली विकास प्राधिकरण की नाक के नीचे यहाँ पर धड़ल्ले के साथ अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। और अब खबर अयोध्या से है, जहां दीपोत्सव में निकलने वाली पारंपरिक शोभा यात्रा के निर्माण कार्य का जो युद्ध स्तर पर कार्य है वो जारी है और 16 झांकियां आकर्षण का केंद्र होंगी। भगवान राम के जन्म से लेकर इस राम राज्याभिषेक तक पर प्रसंगों पर आधारित होंगी ये झांकियां और 5 झांकियां डिजिटल होंगी। रामायण कालीन जंगल और दृश्यों को डिजिटली दिखाया जाएगा और आज से ये डिजिटलाइजेशन का काम शुरू होगा। बताया जा रहा है कि राम मंदिर मॉडल और
2047 में अयोध्या के विकास के विजन पर आधारित ये झांकियां होंगी और 23 अक्टूबर को नगर के भ्रमण पर ये झांकियां निकलेंगी। अयोध्या के प्रवेश द्वार उदया चौराहे से निकलेंगी पारंपरिक झांकियां, जो कि 16 झांकियां होने जा रही हैं, जो कि आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। और आपको ये भी बता दें कि रामायण कालीन प्रसंगों पर आधारित स्वरूप भी झांकियों पर नजर आएंगे और देश की विभिन्न विधाओं को लेकर मित्र भी झांकियों के बीच मुख्य मार्ग पर नृत्य करेंगे और इन झांकियों के निर्माण का काम तेजी के साथ पूरा किया जा रहा है। 22 अक्टूबर को झांकियों की रिहर्सल भी की जाएगी। और खबर बरेली से है, जहां पीड़िता ने 2 युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है भोजीपुरा थाने में। बताया जा रहा है कि रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है, जहां रिश्ते में भतीजी लगने वाली एक युवती के साथ उसी के चाचा ने साथी के साथ मिलकर दुष्कर्म किया है। बताया जा रहा है कि इस भतीजी को घर पहुंचाने के बहाने से नशा देकर इस युवक ने दिल्ली ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया है। बताया ये भी जा रहा है कि दिल्ली में इसे काफी दिन रखा गया, जहां दुष्कर्म किया गया और पीड़िता ने भोजीपुरा थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने दुष्कर्म और नशा देने की धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस घटनाक्रम के अनुसार बहेड़ी की एक युवती, जो कि 15 सितंबर को भोजीपुरा इलाके के गांव में अपने रिश्ते की दादी के घर आई थी, तो वहीं उसे फरीदाबाद का रहने वाला रिश्ते का चाचा मिल गया। उसने उसे घर छोड़ने के बहाने नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाई और साथ ही उसे वहां से लेकर चला गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। मेरे साथ बलात्कार किया। तुमने नशा दिया था? कोल्ड ड्रिंक में नशा पिलाया था। कोल्ड ड्रिंक में नशा दिया था? हाँ। कितने दिन के लिए? अब आप क्या चाहती हैं? मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, इन दोनों को जेल में। और अब खबर मथुरा से है, जहां लोन करवाने के बहाने लोगों का आधार कार्ड लेकर कंप्यूटर के माध्यम से पॉलीमर फिंगरप्रिंट तैयार करने के साथ ही धड़ल्ले के साथ ठगी की जा रही थी। इस दौरान AEPS यानी कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस के माध्यम से धोखाधड़ी करते हुए बैंक के खातों से पैसे निकालने वाला ये गिरोह पुलिस के शिकंजे में फंस गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है और गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। आपको ये भी बता दें कि मथुरा से ये धोखाधड़ी का मामला सामने आया था, जिस पर जांच करते हुए इन आरोपियों को धर दबोचा गया है। इस जांच में यह भी सामने आया है कि अभियुक्त शातिर किस्म के साइबर अपराधी हैं, जो अब तक करीब 100 लोगों के साथ घटना कारित कर ठगी कर चुके हैं। देखिए, थाना सुरीर पुलिस और जो हमारा साइबर क्राइम सेल है, इन लोगों ने मिल करके एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो लोगों से लोन दिलाने के बहाने उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड और सादे कागज़ पर अंगूठा लगवाता था, जिससे कि उसको जो अंगूठा लगवाया जाता था उसको क्लोन कर लेते थे, पॉलीमर क्लोन बना करके वो उनके खाते से पैसा निकाल लेते थे। इस संबंध में दिनांक 1 मार्च को एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें कि एक महिला से 11,000 रुपये की इन लोगों ने ठगी करी थी। उस पुलिस द्वारा इस केस को वर्कआउट किया गया तथा इसमें जो 4 लोगों का गिरोह है, इनको गिरफ्तार किया गया। इनके पास से लैपटॉप, पेमेंट जो डिवाइसेस होती हैं, ये पॉलीमर क्लोन करने की डिवाइस और आधार। और आगामी त्योहारों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर जिलाधिकारी और SSP ने पैदल गश्त किया है। शहर में पूरे घूमकर भ्रमण किया गया, जहां अधीनस्थों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। बता दें कि जिलाधिकारी पुलकित खरे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराए जाने को लेकर ये गश्त किया है और थाना कोतवाली पुलिस के साथ मिलकर शहर में व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। बताया जा रहा है कि त्योहारों पर यातायात व्यवस्थाओं को लेकर एक प्लान भी तैयार किया जा रहा है, जिसकी सूचना सभी को मीडिया के माध्यम से दी जाएगी। प्रयास ये रहेगा कि किसी भी असुविधाओं का सामना जनता को न करना पड़े। 4 पहिया वाहनों के प्रवेश पूरी तरीके से रोक रहेगी उस पर, और साथ ही यमद्वितीय स्नान को लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए भी अधीनस्थों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
आज यम द्वितीया का जो पर्व कुछ ही दिनों में आने वाला है, उसको लेके वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और नगर आयुक्त पूरी टीम के साथ निरीक्षण करा गया। यहाँ पे ये बहुत ही प्रसिद्ध पर्व है जिसमें भाई बहन आते हैं और वो स्नान भी करते हैं और दर्शन भी करते हैं। उसको लेके जो तैयारियाँ होनी है, किस तरह से बैरिकेडिंग होनी है, नाविक की और गोताखोर की क्या व्यवस्था होनी है, लाइट्स की, और जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए जो अन्य सुविधाएँ हैं, चाहे पीने का पानी हो, चाहे टॉयलेट्स की व्यवस्था हो। सड़क में कुछ जगह अभी कमियां हैं जहां पे रिपेयर की ज़रूरत है। बिजली के कुछ तार नंगे लटक रहे थे, उनको भी हमारे द्वारा डीएम साहब के द्वारा एक संयुक्त निरीक्षण यम द्वितीया के पर्व पे यहाँ पे आज विश्राम घाट, स्वामी घाट, बंगाली घाट और संपूर्ण कोतवाली क्षेत्र में किया गया है। इसमें विभिन्न पॉइंटों पे जो 4 पहिया वाहन है उनको रोका जाएगा ताकि जो हमारा प्रमुख एरिया है वहाँ पे लोग यात्री जो है श्रद्धालु पैदल चल सकें। उसके अलावा सभी घाटों पे ड्यूटियाँ रहेंगी, गोताखोर रहेंगे, नाव रहेंगी, बैरिकेडिंग की व्यवस्था रहेगी और सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग करी जाएगी। कंट्रोल रूम्स बनाए जाएंगे। कंट्रोल रूम पे सभी विभागों के साथ पुलिस विभाग के भी लोग मौजूद रहेंगे। वहीं पे खोया पाया केंद्र भी चलाए जाएंगे। तो सभी पॉइंटों को चेक किया गया है। जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट है उसको डिस्कस किया गया है। और रायबरेली में आज 11वें दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन किया गया है और इस समारोह में स्नातक और परस्नातक के 141 छात्र छात्राओं को डिग्री दी गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपर मुख्य सचिव MSME अमित मोहन प्रसाद रहे, जबकि वरिष्ठ अतिथि निफ्ट के महानिदेशक शांतमनु प्रसाद रहे। इस दौरान उल्लेखनीय ये रहा कि एकेडमिक रिकॉर्ड वाले छात्र छात्राओं को कई कैटेगरीज में गोल्ड मेडल दिया गया है और इस बार दीक्षांत समारोह की स्टूडेंट ऑफ द ईयर प्रगति शर्मा रही, जिन्हें सभी 4 कैटेगरी में 4 गोल्ड मेडल हासिल हुए हैं। तो वहीं साल 2022 बैच के पास आउट छात्रा जिन्हें सभी सबसे ज्यादा 22 लाख CTC का सालाना पैकेज ऑफर हुआ है, उन्हें भी गोल्ड मेडल से नवाजा गया है। छात्राओं ने इस मौके पर छात्रों में गजब का उत्साह रहा और अपनी उपलब्धि के लिए खुद की मेहनत को उन्होंने श्रेय दिया है। उधर निफ्ट रायबरेली के डायरेक्टर भारत शाह ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए निफ्ट के सभी कोर्स को उनके बेहतर भविष्य से जुड़ा हुआ बताया है। निफ्ट के महानिदेशक शांतमनु प्रसाद ने इस मौके पर कहा है कि देश के सभी निफ्ट से निकलने वाले छात्र अपने क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? रक्षिता महेश्वरी। और रक्षिता जी, पहले तो आपको बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। आपको किसकी स्टूडेंट थी आप? किसके लिए आज कॉन्वोकेशन में किसके लिए मेडल मिला है? मैंने जो कोर्स चूज़ किया था वो था बैचलर्स इन डिज़ाइन इन फैशन डिज़ाइन और आज 4 साल की जो मेहनत थी वो रंग लेकर आई है। आज हम लोग इस कॉन्वोकेशन सेरेमनी में इसका एक हिस्सा बने हैं और फाइनली वी आर like proud to say that okay, we are graduated from NIFT NIFT and I'm glad that I got this medal as well. Best students in academic awards, I got this gold medal along with the 11,000 का कैश प्राइज। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मतलब धीरे धीरे करके बूंद बूंद से घड़ा भरता है जैसे होता है, वैसे ही हर दिन लाइक आई वॉज ट्राइंग टू पुट माई एफर्ट्स लाइक वॉट एवर कॉम्पिटिशन इट वॉज, वेदर नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल या स्कूल के जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते थे, एवरी डे आई वाज ट्राइंग टू लाइक एवरी टाइम आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन इट। कभी जीतती थी, कभी नहीं जीती थी, बट आई नेवर स्टॉप्ड माई सेल्फ। आई केप्ट ऑन पार्टिसिपेटिंग इट बिकॉज ultimately the end result is not that you win it, but whenever you participate in a competition always you learn something, and that learning is something that is very important and that will take you to the end ultimate goal, which is kind of this student of the year that I'm getting right now. So it's a kind of a very what are the medals you have got today? नया प्रयोग, नए इनोवेशंस, नई डिज़ाइंस की आवश्यकता है। तो यहाँ हमारे बच्चे काम करते हैं, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड हो, चाहे लेदर डिज़ाइन से रिलेटेड हो, गारमेंट को अगर उन्हें डिज़ाइन करना है उसके लिए बच्चे हैं। और किसी भी डिज़ाइन की अगर हम बात करते हैं तो NIFT का नाम पूरे देश में सबसे आगे लिया जाता है और पूरे विश्व में NIFT की रैंकिंग है वो 10वें स्थान पे आता है। मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। बच्चा जो भी जॉब करना चाहता है उसको जॉब मिल जाती है और उसकी उपलब्धता हम लोग खुद ही सुनिश्चित कराते हैं। और इसी खबर के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, बने रहे हमारे साथ।
cheveux. C'est tant mieux. Le monde est dangereux. Breathable bamboo fabric by Siarams. Feel the air. लुच्चा, लफंगा, पाकिट मार, लतखोर बानिसन। Odor-free bamboo fabric by Siarams. Feel the freshness. ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे चंदौली की ओर, जहां से खबर है कि चंदौली हाईवे के किनारे नाले में एक युवक का शव मिला है। ये शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया और हत्या कर मृतक शैलेंद्र का शव फेंक दिया गया है। बताया जा रहा है कि 2 दिनों से ये शख्स अपने घर से गायब था और परिजनों ने इसकी गुमशुदगी की सूचना भी दी थी। सूचना के बाद एएसपी फॉरेंसिक टीम के साथ पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम की स्थिति है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने अब शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच की जा रही है। सदर कोतवाली क्षेत्र के लीलापुर नेशनल हाईवे 2 के पास की घटना बताई गई। ये शेरकुआ गांव के निवासी हैं शैलेंद्र कुमार भारती। ये परसों शाम से घर से गुमशुदा थे। कल शाम को इनके घर वालों ने थाने को सूचित किया था। आज इनकी डेड बॉडी जो है एनएच के किनारे नाले में दबी पाई गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी हत्या करके लाश को छुपाया गया। परिवार वालों की तरफ से कोई तहरीर दी? कब से गायब थे? परसों दिन शाम 7 बजे से। क्या कुछ लग रहा है आप लोगों को? सर मर्डर लग रहा है। किसी से दुश्मनी वगैरह कुछ आपने तहरीर दी है? जी सर। तहरीर में क्या दिया आपने? हमने दिया कि सर वो ड्यूटी करके रिटर्न हो रहे थे जब 7 बजे, तो उनको हमने देखा रोड पर आते हुए कमलापति त्रिपाठी तरु। उसके बाद जो है कि घर नहीं पहुँचे। घर जाने के बाद हमें पता नहीं था कि वो घर नहीं आए। हमें लगा कि घर पे हमसे पहले आ गए हैं और जब हमें पता चला तो लगे कॉल करने। कॉल करते करते हम लोग 12 बजे रात तक कॉल किए। रिंग पूरी जा रही थी लेकिन पिकअप कोई नहीं कर पा रहा था। और अब रुक करेंगे फतेहपुर की ओर, जहां से खबर है कि अवैध मिट्टी खनन अब ट्रैक्टर चालकों के लिए मुसीबत बन गई है, क्योंकि क्षेत्र में हो रहा मिट्टी का अवैध खनन ट्रॉली में लाद कर ले जा रहे ट्रैक्टर्स के लिए दुर्घटना का कारण बन सकता है। बताया जा रहा है कि ट्रॉली में मिट्टी लेकर जा रहे ट्रैक्टर अचानक से पलट जा रहे हैं और ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां पर ये ट्रैक्टर अचानक पलट गया। ट्रैक्टर में दबकर चालक की मौत हो गई है और खनन को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जहानाबाद थाना क्षेत्र में स्थित रोशनपुर गांव के पनिहा नाला के पास की एक घटना है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां आप देख सकते हैं कि जो ट्रैक्टर है इसमें खनन भरा हुआ है, मिट्टी भरी हुई है और ये ट्रैक्टर पलट चुका है। और अब खबर बुंदेलखंड से, जहां शौर्य महोत्सव प्रस्तुत करने आई टीम ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। यहां टीम का कहना है कि मंगनियर ग्रुप की टीम भुगतान नहीं कर रही है, जिसकी वजह से कार्यक्रम में प्रस्तुति करने आई टीम अपने घर नहीं पहुंच पा रही है। बताया जा रहा है कि 3 दिन से जयपुर रुकी ये टीम अब मजबूरन गुहार लगा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि 1,80,000 में कार्यक्रम तय हुआ था और सुनील नाहर पर अब भुगतान न करने का आरोप है। टीम संचालक सावन खान ने कहा कि सुनील नाहर ने मेरे साथ कई कलाकारों के नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिए हैं। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्य न्यूज।